इतिहास विषय के अंतर्गत अध्याय 3 में हड़प्पा सभ्यता का यह दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता के नामकरण, समय काल, उसके विस्तार, उसके प्रमुख स्थलों, नगर संरचना, इमारतें, हड़प्पा सभ्यता के रहन सहन, हड़प्पा सभ्यता के आभूषण और हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं के बारे में अध्ययन किया था। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अगर काम धंधों की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कपड़ा उद्योग प्रमुख उद्योगों में था। यहाँ के कपड़ा उद्योग में सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण बनाने का काम भी किया जाता था। आभूषण सोने, चांदी, हाथी के दांत आदि के बनाए जाते थे। मनका बनाने का काम भी किया जाता था। मोहनजोदड़ो से कुछ मूर्तियां मिली हैं जो कि कांसे और सिलखड़ी की बनी हुई हैं। इससे यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति बनाने का काम भी किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनाना जानते थे, जिससे वो कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियां, उस्तरा आदि बनाते थे। और जो आपको बताना चाहता हूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी का एक खिलौना प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि काष्ठ उद्योग भी उस समय होता था। हड़प्पा सभ्यता में कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो कि चक्के पे बनाए गए थे। इन बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी की गई है। इससे पता चलता है कि उस समय बर्तन बनाने का काम भी किया जाता था। सिंधु सभ्यता के व्यापार की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में कई स्थलों से पत्थर की, मिट्टी की, हाथी दांत और धातुओं की बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों पर आदमी, जानवर, पौधों या बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये मोहरें बहुत सी आकृतियों की हैं, जैसे वर्गाकार, आयताकार। इससे इनके व्यापार करने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जब व्यापारी अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे तो सामान को बांध करके उस पर गीली मिट्टी थोपकर उस पर मोहर की छाप बना देते होंगे, जिससे कि उनके सामान की पहचान बनी रहे। अगर ये सील टूटी हुई पाई जाती थी तो ये माना जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस प्रकार की मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, विशेषकर मेसोपोटामिया की सभ्यता में। इससे ये पता चलता है कि इन दोनों देशों के मध्य व्यापार होता था। लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए हैं। बंदरगाह के अवशेषों से हमें यह पता चलता है कि ये लोग अपना व्यापार जलमार्ग से करते थे। ये लोग नाप तौल के लिए बटखरे अर्थात बाट का प्रयोग करते थे। इस काल्पनिक चित्र में उस समय के व्यापार को दर्शाया गया है। एक व्यक्ति ये बैठा हुआ है जो कि माल की तौल कर रहा है। तराजू का प्रयोग किया जा रहा है। सिंधु सभ्यता के लोग रुपए पैसों से अनभिज्ञ थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब उन्हें रुपए पैसों का ज्ञान नहीं था तो आखिर वो अपना व्यापार किस प्रकार करते थे? तो हम आपको बताते हैं कि वो अपना व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर करते थे। एक वस्तु को लेकर दूसरी वस्तु देना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। सिंधु सभ्यता के लोग रुपए पैसों से अनभिज्ञ होने के कारण अपना व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से करते थे। दूसरे को उसकी आवश्यकता की वस्तु देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु को लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। यहाँ पर इस चित्र में वस्तु विनिमय प्रणाली को दर्शाया भी गया है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में। सिंधु सभ्यता में बहुत सी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये आप उस समय की मोहर देख रहे हैं और इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल अतीत का वह समय होता है जिसके लिए लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अर्थात उस समय के लिखित अवशेष इस सभ्यता के अध्ययन में हमारी कोई सहायता नहीं करते हैं। खुदाई में मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर ही हम इस सभ्यता का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के अंत की। हड़प्पा सभ्यता लगभग 1000 वर्ष तक अस्तित्व में रही। उसके बाद किसी कारण से इसके नगर नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। इनके नष्ट होने का क्या कारण रहा, इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस पर इतिहासकारों का मत एक नहीं है। यह माना जाता है कि बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग अथवा आर्यों के आने से यह नगरी सभ्यता नष्ट हुई होगी। बच्चों, सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के बाद भारत में कई सौ सालों तक कोई नगर नहीं बसे। सिंधु सभ्यता के अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, आइए उन पर भी नजर डालते हैं। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि इस सभ्यता में कांस्य की बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इसलिए यह सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, किंतु हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हालांकि अभी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस अध्याय में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से जाना।
आइए आगे जानते हैं हम विश्व की कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। यहाँ पर एक ये विश्व का मानचित्र दिया गया है। ये जो पिंक कलर में देख रहे हैं गुलाबी रंग में, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दूसरी सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। अफ्रीका महाद्वीप में ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये नीले कलर से ये नील नदी को दर्शाया गया है। क्रीट की सभ्यता, ये भूमध्य सागर में, ये छोटा सा लाल रंग आप देख पा रहे होंगे, ये क्रीट की सभ्यता बसी थी। और चीन की सभ्यता, ये यहाँ पर ब्राउन कलर में ये चीन की सभ्यता को दर्शाया गया है। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित की गई थी। आइए जानते हैं संक्षेप में इनके बारे में। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस सभ्यता का समयकाल 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। यह सभ्यता जो थी दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। वर्तमान में आज जहां पर इराक है, यह सभ्यता उसी क्षेत्र में बसी थी। ये जो आप गुलाबी रंग से देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी थी। आज यहीं पर इराक देश बसा हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये एक इमारत प्राप्त हुई है जिसको जिगुरत कहा गया है। ये 21 मीटर ऊंची इमारत है और ये माना जाता है कि इसमें मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर देवता का निवास होता था। मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं तो मिस्र की सभ्यता का समयकाल 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का माना जाता है। मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के किनारे बसाई गई थी। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। इस सभ्यता में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले और मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के मृत शरीर को ममी कहा जाता है। इन ममी को वो लोग इन पिरामिडों में रखते थे। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये पिरामिड का चित्र है और ये विश्व के आश्चर्यों में गिने जाते हैं। मिस्र के लोग इन सबों के साथ साथ इनके प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को भी इन पिरामिडों में रखते थे। बच्चों, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि कई हजार साल होने के बाद भी ये ममी इन पिरामिडों में आज भी सुरक्षित हैं। क्रीट सभ्यता की बात करते हैं तो क्रीट सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। इस सभ्यता का समयकाल 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। यह सभ्यता अपने खूबसूरत बर्तनों के कारण जानी जाती है। यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी की जाती थी। इन बर्तनों पर पशु पक्षी और फूल की आकृतियां बनाई जाती थी। चित्र में आप क्रीट सभ्यता का बर्तन देख रहे हैं। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता का समय काल लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। चीन की सभ्यता जो थी वो हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। हुआंगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है और इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। साटन के कपड़े और बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। ये चित्र में आप बांस से बनी हुई एक किताब देख सकते हैं जिस पर कि चीनी भाषा में कुछ लिखा गया है। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में किया गया था। कागज का आविष्कार इस सभ्यता की महान देन मानी जाती है। तो बच्चों, आज के इस अध्याय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।